गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। मैनेजमेंट जी साइंस है या फिर नहीं है, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी था। आर्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा मुझे भी एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने साइंस का तो बहुत अच्छा तरीका है, आप सभी को इजीली समझ में आने वाला है। ठीक, तो फ्रेंड्स पिछली वाली लेक्चर जहां पर मैंने आपको ये हम लोग ने जाना था बेसिकली कि जी मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं है। ठीक, तो जी वहां पर आप सभी को मैंने सुना कि बहुत प्रॉब्लम्स आई, फेस हुआ। मेरे भी बहुत सारे जितने भी वीडियो देखने वाले जितने भी आसपास उन्होंने कहा कि ये वाला जो लेक्चर था पिछला वाला वो थोड़ा उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। राइट, तो जी बहुत इजी कंसेप्ट था। बेसिकली मैंने आपको यही बताया था कि जी मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं है। जहां पर मैंने क्या किया था, मैनेजमेंट एज एन आर्ट के लिए मैंने आर्ट के 3 फीचर्स लिखे, और मैंने ये जितने भी आर्ट के फीचर्स हैं इसे मैंने क्या किया, मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ हम लोग ने देखा। तो हम लोग ने बेसिकली ये जाना कि जी जो फीचर्स आर्ट के हैं वही सेम फीचर्स मैनेजमेंट में भी फॉलो हुए हैं, जिसके कारण हम ये जाने कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक, तो बेसिकली आज जो है आई थिंक कि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो वाला लेक्चर समझाने के लिए, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मेरा फेवरेट टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट। मतलब बेसिकली हम यही जानेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। एक हम लोगों ने पूरे पॉइंट्स को प्रूफ कर दिया, आर्ट के जितने भी फीचर्स थे उससे हम लोगों ने मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करके प्रूफ कर दिया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो आज ये जानेंगे कि जी आर्ट को तो प्रूफ कर दिया, तो आज ये जानेंगे कि साइंस मैनेजमेंट का हिस्सा है या नहीं, मतलब मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं है। बेसिकली हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक, तो बेसिकली मैनेजमेंट एज साइंस के बारे में मैं आप सभी को बताऊं तो जी बहुत ही इजी है। अब साइंस मतलब क्या होता है, बेसिकली साइंस मतलब क्या होता है, जनरल ट्रूथ। अब जी आप ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई भी बॉल को, प्लेग्राउंड है, कोई भी ओपन प्लेग्राउंड है और वहां पर आपने बॉल को ऊपर थ्रो की, तो आप सभी को पता है कि वो बॉल भले नीचे ही आके गिरेगी। ठीक, एकदम आपको एक्यूरेट पता ही है, वो होना ही है। तो वो क्या है, जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ क्या है कि आप कभी भी बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो आके नीचे ही गिरेगी। तो वो क्या है, ट्रूथ है, वो होना ही है, मतलब होना ही है। और वैसी चीजों को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या होती है, जनरल ट्रूथ होती है, मतलब ऐसी चीजें जो आपको पता है कि वो होकर ही रहेगी और वो नहीं हो सकती, वैसा हो ही नहीं सकता। वो आपको पता है कि वो चीज होना ही है, मतलब होना ही है। जैसे आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो आपको पता ही है कि वो आके नीचे गिरेगी। राइट, तो जी यही होता है साइंस, जो कि जनरल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने साइंस के 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये बेसिकली साइंस के फीचर्स है। तो ये जितने भी फीचर्स है साइंस के, इसे हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि जो साइंस का जो फीचर है वो मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मिलता है कि नहीं, जिससे हम ये जान पाएंगे कि मैनेजमेंट एज साइंस है या फिर नहीं, कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं है। ठीक, तो बेसिकली आज यही जानेंगे। तो आपको पता चल गया जनरल ट्रूथ क्या होता है, ऐसी चीज जो आपको पता है होना ही है, मतलब होना ही है। ठीक, अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आप सभी को शायद प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे बता रहा हूँ आज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो साइंस का सबसे पहला फीचर क्या है कि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब जी देखिए, आपने क्लास फॉर एग्जांपल आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10, आप कॉमर्स वाले राइट, बट आपने 6, 7, 8, 9, 10 तक साइंस पढ़ा होगा। राइट, आपने बहुत सारी साइंस के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी, है ना। शायद से मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्लास 6 से आप शायद उससे पहले ही चालू किया होगा साइंस पढ़ना, शायद से क्लास 3 या क्लास 4 से आपने चालू कर दिया होगा साइंस पढ़ना। तो बेसिकली जब आप साइंस पढ़ते थे तो आप साइंस कहाँ से पढ़ते थे, मतलब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, नॉमिनल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि आप सभी ने जब क्लास जितनी भी प्रीवियस क्लास हुई, आप जितने भी प्रीवियस क्लास स्टैंडर्ड में थे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वहां तक तो आपने साइंस पढ़ी, लेकिन आपने उस साइंस की नॉलेज कहाँ से गेन की, तो आप सभी आंसर दोगे कि हम लोग ने जो हमारे पास बुक दी गई थी
जो हमारे पास स्टडी मटेरियल था, हमने उसके थ्रू साइंस पढ़ा और वो बुक के थ्रू हम लोग ने साइंस की नॉलेज गेन की, राइट। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यही कहता है कि साइंस का जो भी पहला फीचर है बेसिकली यही है कि जी साइंस की नॉलेज आपने कहां से गेन की, आपने साइंस की नॉलेज बेसिकली आपकी स्टडी मटेरियल जो भी बुक था आपने उसके थ्रू आपने साइंस की नॉलेज को गेन किया, राइट। तो जी अगर बेसिकली जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल जो कि सेम पॉइंट है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर्ट और साइंस का दोनों मीनिंग मतलब पॉइंट जो है सेम है, ठीक। तो जी आप सभी ने साइंस की नॉलेज कहाँ से गेन की, आप सभी ने साइंस की नॉलेज अपने बुक से गेन की, राइट। तो जी मैनेजमेंट में भी दी अब जी जैसे देखिए ये बुक एनसीईआरटी की है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में, राइट। तो जी बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट के बारे में ये वाली बुक से नॉलेज गेन करेंगे। मैनेजमेंट की सारी जितनी भी नॉलेज है वो हम क्या करेंगे, इस बुक के थ्रू उस नॉलेज को गेन करेंगे, राइट। तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो साइंस का फीचर है, पहला वाला फीचर कि साइंस को हम लोग ने कहां से गेन किया, साइंस की नॉलेज साइंस की बुक पढ़ के, वैसे ही मैनेजमेंट की नॉलेज हम लोग ने कहां से गेन करेंगे, मैनेजमेंट की बुक को पढ़ के। तो ठीक है, तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है, साइंस और मैनेजमेंट जो ये जो पॉइंट है, साइंस का जो फीचर है ये भी क्या है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट में ये भी फीचर क्या है प्रेजेंट है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि जी जो साइंस का ये वाला फीचर है ये मैनेजमेंट के साथ मिलता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो मैनेजमेंट एज अ साइंस है, राइट। अब जी सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जी मतलब अब जी साइंस का जितना भी प्रिंसिपल है वो क्या हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अब जी वही बार एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बॉल ऊपर फेंकी, एक फर्स्ट टाइम फेंकी तो वो बॉल आके नीचे ही गिरी, ठीक। वैसे ही आप 100 बार भी फेंकोगे बॉल ऊपर तो वो क्या होगी, नीचे ही आके गिरेगी। 1000 बार भी फेंकोगे वो बॉल को ऊपर तो नीचे ही आके गिरेगी। भले करोड़ों टाइम्स अगर आप फेंकोगे बॉल ऊपर तो वो आके नीचे ही गिरेगी, ठीक। वो एक जनरल ट्रूथ है। तो ये क्या हुआ, हम लोग ने ऑब्जर्व किया, हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जितने भी बार हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, हम लोग ने बेसिकली यही ऑब्जर्व किया कि जितने भी टाइम्स हम लोग बॉल ऊपर फेंके तो वो बॉल आके नीचे ही गिरी। तो वो क्या हुआ, एक साइंस बन गया, जहां पर हम लोग को ये पता चला कि भाई जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आती है। तो ये क्या हुआ, हम लोग को ऐसे पता चला, मतलब कैसे पता चला, हम लोग ने उसको ऑब्जर्व किया, टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, और वही चीज को हम लोग ने बार बार किया जिससे वो क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया, ठीक। ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को ये पता चल गई कि जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आके गिरती है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक साइंस का प्रिंसिपल हो गया। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जी मैनेजमेंट में भी क्या हुआ, हम लोग ने बहुत साइंस को स्टडी किया, बहुत ऑब्जर्व किया और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके हम लोग को प्रिंसिपल मिला, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स मिले, जो कि आपको मैं बता देता हूं, जो कि मैं आज चैप्टर 2, हाँ देखिए, जो कि चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिकली मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, जहां पर हम लोग ने भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स को बनाए मैनेजमेंट के, और वो प्रिंसिपल्स कैसे बनाए, बहुत सारे ऑब्जर्व किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके थ्रू हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बना, और तब जाके हम लोग को ये बुक पढ़नी है, राइट। तो जी आप सभी को एक चीज बतानी है कि जी मैनेजमेंट के बारे में मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर्स, मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बींग्स, राइट। मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डील करता है। तो जी अब ह्यूमन बींग्स का हमें बिहेवियर पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आज उसका मन कहीं और है, कल उसका मन कहीं और है, लेकिन जी अब साइंस की बात करें तो साइंस में आप जो भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आप बॉल को 10 बार ऊपर फेंकेंगे तो 10 बार बॉल आके नीचे गिरेगी, ठीक, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वो एक प्रिंसिपल बन गया, बस वो होना ही है, मतलब होना ही है। लेकिन मैनेजमेंट में भी हम लोग ने ऐसा प्रिंसिपल बनाया, लेकिन क्या हुआ, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी हर जगह फॉलो होता है, जो कि हम लोग ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, जो कि हर जगह पे फॉलो होता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डील करता है। तो जी ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर हम जानते नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को आज कुछ पसंद है, कल जाके कुछ और पसंद हुआ, नहीं, तो वो हमेशा पलटता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जिसके कारण ये जो प्रिंसिपल है, ये जो साइंस का फीचर है, ये सिर्फ साइंस में आता है, लेकिन मैनेजमेंट में ये जो फीचर है वो नहीं आता, ठीक, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के कारण, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, हमेशा उनका जो भी मन है वो हमेशा बदलता रहता है, जिसके कारण ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट के फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं करता। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो साइंस का फीचर है ये मैनेजमेंट में नहीं आता, ठीक। तो जी अब थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक। अब जी क्या होता है,
यूनिवर्सल वैलिडिटी में बेसिकली ये साइंस का पॉइंट है, ये साइंस का फीचर है। तो जी अब आप कोई भी प्लेस में चले जाइए, आप कहीं भी बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वहां के नीचे ही गिरेगी, जनरल ट्रूथ है ना। मतलब वो क्या है कि आपको पता है कि ग्रेविटी के कारण जब भी आप ऊपर फेंकेंगे तो बॉल आके नीचे ही गिरनी है। वो एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है, वो क्या एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जब आपको पता है होना ही है मतलब होना ही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी बॉल फेंकिए वो नीचे जाके गिरेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया में हो, आप इंडिया में ऊपर फेंके तो बॉल आके नीचे गिरी, और वहीं पर यूएस में चले गए तो वहां पर बॉल ऊपर फेंके नीचे गिरी नहीं। तो जी मतलब हर कंट्री में चले जाइए तो बॉल आप ऊपर फेंकेंगे तो वहां के नीचे गिरेगी। ठीक, तो वो क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब हर वर्ल्ड में वो चीज फॉलो होती है। सो ये पॉइंट साइंस का है। लेकिन जब ये पॉइंट को हम लोग ने मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया, मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर किया, तो हमें ये पता चला कि जी ये जो पॉइंट है वो मैनेजमेंट के पॉइंट से मिलता नहीं है। क्योंकि हमें क्या होता है, मैनेजमेंट का जो भी फीचर्स है, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, वो हमें कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग को क्या करना पड़ता है, उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैनेजमेंट का, वो साइंस का फीचर से नहीं मिलता। तो हम लोग ने बेसिकली यही जाना कि जी जो पहला वाला जो फीचर है वो सिर्फ वही मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मिलता है, लेकिन जी जो बाकी सब साइंस का फीचर है वो मैनेजमेंट के साथ नहीं मिलता। ठीक, तो जी मतलब बेसिकली हम लोग ने यही जाना कि जी जो पहला ही फीचर साइंस का मिलता है, बाकी फीचर्स नहीं मिलते। इसलिए ये जो मैनेजमेंट एज अ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एज अ इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट एज अ सोशल साइंस और मैनेजमेंट एज अ सॉफ्ट साइंस। मतलब मैनेजमेंट एज अ साइंस को हम लोग ने और अलग अलग नाम दिया गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे इनएग्जैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं सोशल, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट साइंस कहने लगे। इसलिए कहने लगे क्योंकि जब हम लोग ने क्या किया, मैनेजमेंट और साइंस का फीचर कंपेयर किया, तो हमें क्या मिला, सिर्फ पहला ही वाला फीचर्स दोनों का सिमिलर मिला, लेकिन बाकी सब फीचर्स सिमिलर नहीं मिले। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट एज साइंस को क्या कहते हैं, इनएग्जैक्ट, सोशल या फिर सॉफ्ट साइंस कहते हैं। ये मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या फिर नहीं है, राइट। तो सबसे पहले लेक्चर्स को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। क्योंकि क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ बिजनेस में कि प्रोफेशन मतलब एक स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया डॉक्टर, वो एक प्रोफेशन बॉडी है, ठीक, डॉक्टर, लॉयर, ठीक। अब जी इनकी जो एग्जाम्स रहती है, आपको इसके लिए स्पेशल क्या करना पड़ता है, अपने आप को मतलब रजिस्टर करवाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी रेलवे एग्जाम जिसका भी मन हुआ वो ले लेगा। तो मतलब प्रोफेशन के लिए बेसिकली आपको कॉलेज करना पड़ता है, फिर कॉलेज करने के बाद आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, देन जाके आपको प्रोफेशन की डिग्री मिलती है और आप प्रोफेशन कहलाते हो, है ना। तो जी प्रोफेशन क्या होता है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ऐसी चीज जहां पर आपको नॉलेज चाहिए रहता है और ट्रेनिंग चाहिए रहता है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारी चीजें प्रोफेशन में आती है। डॉक्टर्स को भी नॉलेज चाहिए रहता है, और वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ में उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग्स दिया जाता है कि कैसे हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। लॉयर्स, लॉयर्स का भी यही है, उनको भी कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती है जहां पर उनको ये सिखाया जाता है कि केस को कैसे डील किया जाए, राइट। तो जी ये सब प्रोफेशन बॉडीज होती है। तो आज का जो मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या फिर नहीं है, ठीक। तो जी अब हम लोग चालू करते हैं फटाक से। आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम्स बनाया है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक। बेसिकली यहाँ फीचर्स में मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर प्रोफेशन मतलब यहाँ पर मैंने प्रोफेशन के बारे में लिखा है, यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। ये सब हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। चलिए अब फटाक से चालू करते हैं, और मैं आपको लाइन बाय लाइन हर चीज समझा के आपको रिजल्ट बताऊंगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं है, ठीक। अब सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो ये क्या कहता है कि जी जो प्रोफेशन को भी मतलब जो प्रोफेशन है उसमें क्या होता है, आपको बुक पढ़नी पड़ती है। आप डॉक्टर की बुक पढ़िए, मतलब आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वैसे ही एक लॉयर को भी बुक पढ़नी पड़ेगी, उसे प्लस उसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जी जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज है उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, प्लस उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब जी यही चीज हम लोग मैनेजमेंट में भी देखेंगे। तो जी हम लोग ने जब मैनेजमेंट को भी देखा तो मैनेजमेंट में भी सेम चीजें लागू हो रही है। इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग को बुक पढ़नी पड़ी है, प्लस हम लोग को ट्रेनिंग की इसमें जरूरत पड़ रही है, ठीक। तो जी हम इस पॉइंट से हम लोग ने ये जाना कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का जो फीचर है वो प्रोफेशन के फीचर्स के साथ मिलता है। दैट मीन्स मैनेजमेंट ये वाले फीचर में प्रोफेशन है, ठीक। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है यस, रिजल्ट में यस मैंने लिखा है। अब सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जी अब प्रोफेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे।
जब आप एग्जाम्स देंगे तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, राइट। तो जी प्रोफेशन में क्या होता है, आपको डिग्री प्लस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहता है। लेकिन जी मैनेजमेंट की बात करें तो जी मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, या आप सही समझ रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट बन सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे बट लिख दिया है, बट लीगली मैं आपको बताऊं, लीगली कंपलसरी नहीं है डिग्री लेने के लिए मैनेजर के लिए। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, अपने आप पर जो भी मैनेजर अपॉइंट कर रही है, सो वो चाहती है कि उनके मैनेजर क्या हो, एमबीए, मतलब एमबीए डिग्री उनके पास होनी चाहिए। तो आजकल जितनी भी बड़ी कंपनी है, वो जो भी मैनेजर रख रही है वो चाह रही है कि उनके मैनेजर्स के पास एमबीए डिग्री हो, राइट। तो लेकिन ये लीगली कंपलसरी नहीं है कोई भी मैनेजर के लिए कि वो कोई भी एग्जाम्स या फिर ट्रेनिंग ले, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं कि जी जो मैनेजमेंट का जो फीचर है ये वाला, कि मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशन के लिए डिग्री और एग्जाम्स की जरूरत पड़ती है लेकिन मैनेजमेंट के लिए नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्या पता आगे जाकर सिचुएशन के हिसाब से ये हो रही है कि जो जी इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जी जो मैनेजमेंट का जो ये फीचर है, ये फ्यूचर में जाकर कंपलसरी हो सकता है कि हर मैनेजर के लिए कि वो अपना एमबीए डिग्री को क्या करे, करवा ले, ठीक है। तो जी ये अभी इन पार्ट है, अभी हुआ नहीं है ये वाला फीचर, इसके साथ ये वाला फीचर अभी मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है लेकिन प्रोफेशन में है, लेकिन ये मैनेजमेंट में ये वाला फीचर अभी नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में जाके हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इन पार्ट, मतलब अभी फ्यूचर में वो हो सकता है, हुआ नहीं है, ठीक। अब जी प्रोफेशन का देखते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जी यहाँ पर प्रोफेशन की बात करते हैं तो कंपलसरी टू रजिस्टर। अब जी जो भी प्रोफेशन है उसको क्या होना पड़ता है, अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या करना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है। अब जी जो भी डॉक्टर्स है, ठीक है, तो उनका भी एक पर्सनल एसोसिएशन होता है जहां पर उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। वैसे एक लॉयर्स भी रहते हैं, उनको भी अपने आप को क्या करना पड़ता है, वहां पर रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन में। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ठीक। लेकिन फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट के लिए भी उनका भी प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकता है, ठीक। तो हम इसमें भी ये भी कह सकते हैं कि अभी ये फीचर्स, अभी मैनेजमेंट का ये जो फीचर है अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट में भी ये वाला फीचर अवेलेबल हो सकता है, ठीक। अब जी है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। अब जी ये पॉइंट क्या कहता है, अब जी जैसे प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशन जो भी प्रोफेशन होता है ना, उनके पास कुछ कोड एंड कंडक्ट्स रहते हैं जो कि उनके फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स का है, उन्हें क्या होता है, वहां से रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जो कि हर डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक। तो जी प्रोफेशन में जितने भी प्रोफेशन है उनके पास कोड एंड कंडक्ट रहता है जो उन्हें फॉलो करने पड़ता है। लेकिन जी मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस मारा है। लेकिन ये वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट में फ्यूचर में जाके हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन पार्ट, मतलब फ्यूचर में हो सकता है लेकिन अभी नहीं है, राइट। अब जी सर्विस मोटिव। अब जी हर प्रोफेशन का मेन काम क्या रहता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का मेन काम क्या रहता है, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करना। लॉयर्स का क्या रहता है, जितने भी उनके पास कस्टमर्स हैं उनका केस सॉल्व करना। वैसे ही एक मैनेजमेंट का क्या रहता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना, उनके साथ साथ सोशल एंड पर्सनल गोल्स को अचीव करना, ठीक। तो जी ओवरऑल हम लोग देखेंगे हर चीज को, तो हम लोग ने बेसिकली यही जाना कि अभी जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है, राइट। लेकिन फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है, क्योंकि हम लोग ने जब देखा, जब 5 फीचर्स में से कंपेयर किया तो ये फर्स्ट वाला ही फीचर क्या हो रहा था, मिल रहा था, लेकिन बाकी कोई भी फीचर्स नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर सब जगह लिखा है कि इन पाथ, मतलब फ्यूचर में जाके वे मिल सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जाके ये सारे पॉइंट्स भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फ्यूचर में जाके प्रोफेशन बन सकता है, लेकिन अभी नहीं है, ठीक। तो जी इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। तो जी यही जो मेन जो थे पॉइंट्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मतलब बेसिकली नेचर ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, मेरे को भी समझ में नहीं आता इसे एक्सप्लेन कैसे करना है, ये थोड़ा थियोरेटिकल है, सो इसे आपको ज्यादा मतलब ब्रेन पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा काम था सिर्फ कंसेप्ट्स को क्लियर करना, राइट। अब जी लेकिन गॉड प्रॉमिस, इसके अलावा ये जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक था ना, मुझे भी पढ़ाने में बहुत बोर लगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी अदर टॉपिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली हम लोग इसमें इसका जो टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये टॉपिक में हम लोग करने क्या वाला है, कैसे होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली होता क्या है, करते क्या है इसमें, तो ये सारी चीजें। बेसिकली सबसे पहले आप एग्जांपल समझिए, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, एनी, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप में एक बहुत सारे पर्सन बैठे रहते हैं, उन्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है।
वैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे और एक लेवल बैठा रहता है जहां भी बहुत सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं, इन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, और इनके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। अब आप सभी को और एक चीज बता दूं कि जी लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे वर्कर्स होता है, जिसे हम वर्कफोर्स कहते हैं, वर्क फोर्स, ठीक, जिसे हम वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक। अब क्या होता है, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है ये सबसे सबसे हेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में अगर आपके दादाजी फैमिली में होंगे, सॉरी कहना तो नहीं चाहिए, बट नहीं होंगे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपके फादर, मदर और आप में मैं कंपेयर करूंगा तो सबसे बड़े कौन होंगे, आपके फादर होंगे, राइट। तो जी वो क्या होंगे, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे, मिडिल लेवल में आपकी मदर आ जाएगी और लोअर मैनेजमेंट में आप आ जाएंगे, राइट। तो जी ये बेसिक एग्जाम्पल है। अब जी अब ऐसा समझिए कि आपके घर पे आपके पापा ही सिर्फ कमाते हैं, आपकी मदर हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, आपके जो भी पापा आपके कहेंगे कि भाई इस बार खर्चा जो है कम करना, इसके साथ साथ जो भी कुछ कहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। पापा क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, पहले आपकी मम्मी को बताएंगे, आपकी मम्मी को कमांड करेंगे कि देखो इस बार ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक, उसके हिसाब से आपकी मम्मी काम करेगी। अब आपकी मम्मी भी क्या करेगी, आपको बोलेगी कि बेटा आपके पापा ने बोला है, आपके पापा ने ये कहा है कि आपको हर चीज जो भी कुछ भी काम है आपको ऐसे ऐसे करना है, राइट। तो जी आप मम्मी क्या करेगी, आपको कमांड देगी, पापा से आपको कमांड मिला, सॉरी पापा से आपकी मम्मी को कमांड मिला, आपकी मम्मी से आपको कमांड मिला, राइट। वैसे ही तो यहाँ पर आप देखेंगे, सो जी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने लोअर मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, कमांड करता है। वैसे ही एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को कमांड करता है, और इसके साथ साथ जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अपने वर्क फोर्स को क्या करता है, कमांड देता है, ठीक, कमांड देता है। वैसे ही अब जी जो वर्कर्स को फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई, फॉर एग्जांपल कुछ भी वर्कर्स को अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें आप कंप्लेंट करना होगा तो वो किससे करेगा, आपसे करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट से करेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी वर्कर से अगर उसको कंप्लेंट करना होगा, यहाँ पर कंप्लेंट करना होगा, या फिर उसे आपसे कोई रिक्वेस्ट करनी होगी, या फिर उसे आपको सजेशन देना होगा, तो वो सबसे पहले आपके पास जाएगा, राइट। अब जी अगर वो काम आप कर दिए तो अच्छी बात, आपसे नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, अपने ऊपर लेवल वाले मैनेजमेंट को बताएंगे, जो भी वर्कर्स ने सजेशन या फिर रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट बताया है, तो वो आप क्या करोगे, अपनी मदर को बताओगे, ठीक। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, वर्कर्स क्या करता है, अपने आपको बताएगा, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, मिडिल लेवल को बताएगा, वैसे ही मिडिल लेवल क्या करेगा, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को जितने भी सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट होगी वो टॉप लेवल को बताएगा। तो जी लेवल ऑफ मैनेजमेंट यही होता है, ये ऐसे ही काम करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी कमांड करता है वही चीज कमांड जो भी टॉप लेवल ने कमांड किया उसे मिडिल लेवल, लोअर एंड वर्कर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जी फॉर एग्जांपल अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आई तो वो क्या करेगा, मिडिल को बताएगा। अगर मिडिल से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम आई वर्कर्स को, या फिर कोई भी इन्हें कुछ भी रिक्वेस्ट करना हो, या फिर कुछ भी सजेशन देना हो, या फिर कुछ भी कंप्लेंट करना हो, तो लोअर के पास जाएगा। लोअर ने सॉल्व नहीं कर पाया तो ये सब किसके पास ट्रांसफर होगा, मिडिल के पास। मिडिल नहीं कर पाया तो किसके पास ट्रांसफर होगा, टॉप लेवल के पास। तो जी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही काम करता है, ठीक, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। अब जी अब हम लोग ने क्या देखा यहाँ पर कि कमांड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कमांड करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर नीचे वर्कफोर्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ऐसे एरो डाल दिया, मतलब कमांड क्या जाएगा, ऊपर से मिडिल को जाएगा, मिडिल से लोअर को जाएगा, लोअर से वर्कफोर्स को जाएगा, वर्कर्स को जाएगा। तो कमांड को मैंने क्या कर दिया, अथॉरिटी भी कहते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कमांड मतलब अथॉरिटी, राइट। वैसे ही मैंने आपको अब यहाँ पर क्या समझाया कि जी जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगा, अपने ऊपर मैनेजमेंट को बताएगा। वैसे अगर जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एरो डाल दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मैंने लिखा है सजेशन, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट। तो ये जो तीनों वर्ड को मिला देंगे तो अकाउंटेबिलिटी कहलाता है, ठीक। तो जी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ऊपर से हमेशा नीचे जाती है। अगर फॉर एग्जांपल वर्कफोर्स, वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम्स या सजेशन या रिक्वेस्ट करनी होगी तो आपके पास जाएगा, आपसे नहीं हो पाया सॉल्व तो मिडिल के पास जाएगा, मिडिल नहीं कर पाया तो वो टॉप के पास जाएगा। तो जी ऐसे सिस्टम फॉलो होता है, राइट। आप सभी को समझ में आएगा बेसिक फंडा कि ये ऐसे, मतलब आपको एक बेसिक फंडा बताओ यार कि ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली होता क्या है। अब हमें ये जानना है
कि जी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आखिर आते कौन कौन व्यक्ति है। आपको एक चीज बता दूं कि जी लोअर लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। ठीक, अब जी हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, मतलब इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन मतलब पोजीशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सी पोजीशन मिलती है, राइट, कि कौन कौन से पर्सन यहाँ पर काम करता है। तो जी टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसे आप सीईओ भी कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे आप बीओडी भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे बंदे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक, वैसे एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या कौन कौन आते हैं, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिविजनल हेड एक्सेट्रा। वैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आते हैं, फॉरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे आते हैं। तो टॉप, अब हम लोग ने क्या क्या चीज जान ली कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम कैसे करता है, फिर हम लोग जाना कि बेसिकली हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आता है। अब जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम ये जानेंगे कि जी टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, मिडिल का फंक्शन क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। चलिए फटाक से उसे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर लेवल्स लिखे हैं, जहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट हम लोग ने अभी जाना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से पर्सन आता है। वैसे मिडिल और लोअर का भी लिखा है, इसके आगे मैंने फंक्शंस लिखे हैं, सबके चार ही चार आएंगे। चार ही चार इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन जो सबसे पहला रहेगा केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा, फिर बोलेगा कि इसके चार फंक्शन बताओ, मैक्सिमम चार ही पूछेगा, इसलिए मैंने सब में चार चार ही लिखे हैं। ठीक, तो जी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसके फंक्शन सबसे पहले डिस्कस करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, इनको हर चीज डिसाइड करना रहता है कि इनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होती है इन्हें हर चीज वो डिसाइड करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट, डिसाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स डिसाइड करना पड़ता है ना। जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था गोल ओरिएंटेड, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, गोल डिसाइड करना पड़ता है। सो वो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल डिसाइड करती है। अब जी थर्ड पॉइंट, मेकिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। अब क्या हुआ कि गोल तो डिसाइड कर दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गोल तो डिसाइड कर लिया, अब इन्हों क्या करता है, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज बनाता है कि ये गोल्स को अचीव कर पाए। थर्ड पॉइंट, अब जी जो फोर्थ पॉइंट कहता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब जी क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसीज, जो भी डिस्कशंस, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर भेजता है वो क्या करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्हें सुनती है और ये क्या करती है, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को बता देती है। मतलब जो भी इन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज बनाई, ये क्या करती है, सुनती है और उसको क्या कर देती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बता देती है। तो यही लिखा है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है इंश्योरिंग ऑप्टिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द डिपार्टमेंट। अब ये क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है, ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, पर्सन मतलब आप जानती है व्यक्ति। तो ये पॉइंट बेसिकली कहता है कि हम लोग को कैसे बहुत सारे पर्सन, अच्छे अच्छे पर्सन को कैसे कलेक्ट करे, उनको कैसे जॉब दे, उनको कैसे काम करवाए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट परफॉर्म करे। सेकंड पॉइंट ये कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि हम लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन को रखेंगे, कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सा काम देंगे। तो यही सारी बातें क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। तो ये क्या करता है, सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सबऑर्डिनेट, राइट। अब जी फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंटल हेड्स एट द सेम लेवल। अब जी कोऑर्डिनेटिंग जो टॉपिक है ये मुझे आपको थोड़ी देर के बाद पढ़ाना है अगले लेक्चर्स में, तो अभी मैं ये टॉपिक को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके लिए अलग से 5-6 मिनट चले जाएगा, ठीक। इसलिए मैं ये पॉइंट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। अब जी लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस देखता है, ये क्या करता है, अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। हम लोग ने डियर क्या जाना था, टॉप, उसके नीचे मिडिल लेवल, उसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे वर्कर्स होता है। तो ये जी लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अब वर्कर्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, गिविंग फीडबैक टू वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब वर्कर्स, तो ये अपने फीडबैक भी लेता है, देता भी है। साथ में प्रोवाइडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग्स एंड वर्कर्स। अब ये वर्कर्स को अपने ट्रेनिंग देता रहता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने मतलब वर्कर्स को क्या करता है, ट्रेनिंग देता रहता है कि भाई तुझे ये काम ऐसे करना है, इस समय तक करना है, इस मशीन को ऐसे चलाना है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को बताता है। अब जी एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब जी आप यहाँ पर देखेंगे तो जी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वर्कर्स, राइट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वर्कर्स।
आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, वर्कर्स लिखा है। अब जी देखिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये एक मिडल है, ये क्या है, एक मतलब मिडल लेवल है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ये क्या करता है, वर्कर्स की बात सुन के इनको बताएगा और इनकी बात सुन के इनको बताएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो जी ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को मेन डिस्कस करनी थी। फंक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। आपको हर फंक्शंस जी प्रिपेयर करना है। और एक चीज बताओ डियर, ये फंक्शंस तो आपके एनसीईआरटी में शायद ही लिया हो। मैंने क्या किया है, बहुत सारी रेफरेंस लिया और हर रेफरेंस से बहुत अच्छे से फंक्शंस को खोजा है। बहुत ही अच्छे फंक्शंस दिए गए, बहुत ही प्यारे हैं। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि आप यही फंक्शंस कीजिए, आपको फुल में से फुल मिलेगा, लिख के ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज वे में मैंने इसके फंक्शंस लिखे हैं। तो आज की लेक्चर्स में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि बेसिकली लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, काम कैसे करता है, ये डिसाइड किया। इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे वर्कर्स होता है। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से पर्सन आता है। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होता है। ठीक, तो चलिए आज जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो डियर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टोटल 6 वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, प्लानिंग लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग लिखा है, स्टाफिंग लिखा है, डायरेक्टिंग लिखा है एंड कंट्रोलिंग लिखा है एंड साथ में कोऑर्डिनेशन लिखा है। अब आप सभी पूछेंगे सर कोऑर्डिनेशन, ये तो अलग टॉपिक है। बट डियर, मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन है, ये भी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। कोऑर्डिनेशन क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। अब आप बोलेंगे अरे सर ऐसी बात, पर हमारी बुक में तो ये टॉपिक अलग दिया है। डियर, अलग दिया है, लेकिन ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट है। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं, देखिए देखिए, ये मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन पेपर है, राइट, टेस्ट का। सो यहाँ पर इसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में फोकस करिएगा। इट इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। अब इसके नीचे आप देखेंगे आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो जी जैसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि यार ये जो टॉपिक है इसमें से ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में से ही आंसर होना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में पक्का यही चीज स्ट्राइक करेगा। बट डियर, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। इसका आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन। मतलब बेसिकली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, कोऑर्डिनेशन भी फंक्शंस का ही पार्ट होता है, राइट। बस इसे क्या कर दिया है, आपकी बुक ने अलग टॉपिक में दे दिया है, लेकिन ये फंक्शंस का ही पार्ट है, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। आपको पक्का मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड घुमाने के लिए जरूर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पक्का ऐसी बोर्ड आपको जरूर घुमाएगा। ठीक, आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए पहले ही जान लीजिए कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शंस का ही पार्ट होता है। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन को मैं आप अगली लेक्चर्स में जरूर समझाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं समझा सकता क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है, लेकिन ये एक फंक्शन ही है, राइट, ये फंक्शन ही है, लेकिन ये थोड़ा इलेबोरेट वे में आपको समझाया गया, इसलिए मैं इसे भी अलग टॉपिक में रखूंगा। तो जी अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल 6 होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल कितने होते हैं फ्रेंड्स, 6 होते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, बेसिक कंसेप्ट। अब लाइन के नीचे आइए, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। ठीक, आप सभी को एक चीज कंफर्म बता दूं कि जी यहाँ पर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का जो है, यहाँ पर मैंने लिखा है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। आप सभी को लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, राइट। अब जी स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, राइट। स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। और जी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। देखिए काउंट कीजिए, टोटल 6.6 फंक्शंस यहाँ पर आ गए। सो जी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसका काम करता है, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट किसका काम करता है जी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक, समझ में आ गया फंडा। अब जी देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग में बेसिकली होता क्या है, और जी आप सभी को एक चीज बता दूं कि ये जितने भी फंक्शंस है, ये हर फंक्शंस मैनेजर मतलब वो मतलब अच्छा छोड़िए काम, ये काम छोड़िए, मैं आपको सीधा बता देता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए सीधा सीधा जैसा लिखा है उसी के हिसाब से चलता है, राइट। सबसे पहला है हमारे पास प्लानिंग। ठीक, सबसे पहला क्या है हमारे पास, प्लानिंग। तो यहाँ पर
टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है, ये हर चीज को एडवांस में डिसाइड करता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, उस काम को कैसे करना चाहिए, उस काम को कब करना चाहिए और उस काम को कौन करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है कि हमको कौन सा काम करना चाहिए, उस काम को कैसे करना चाहिए और उस काम को कब करना चाहिए और उस काम को किससे करवाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है प्लानिंग में, वो ये डिसाइड करता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल को हम लोग अचीव कैसे करेंगे। बेसिकली प्लानिंग में यही डिसाइड होता है। एक प्लानिंग में दो चीजें डिसाइड होती है, क्या क्या कि हमें मतलब बेसिकली प्लानिंग में टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, दो काम को डिसाइड करता है, हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किससे करवाना चाहिए। और ये साथ साथ ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए। और वो गोल जैसे डिसाइड करेंगे तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है हम लोग कि उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग हाउ टू अचीव इट, मतलब उससे कैसे अचीव करेंगे। ठीक, तो प्लानिंग में बस इतना ही चीज होती है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे करता है। ठीक, अब जी ऑर्गेनाइजिंग में जानते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक, तो चलिए ऑर्गेनाइजिंग में चलते हैं। अब जी ऑर्गेनाइजिंग की ओर चलते हैं। सो जी ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, तो ऑर्गेनाइजिंग भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। राइट, तो जी अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हर टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग तो उसने कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किसे करवाना चाहिए, और उन्होंने ये डिसाइड कर लेता है प्लानिंग में कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कैसे पाना चाहिए। तो इस पॉइंट में ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली वो डिसाइड करता है, उन लोग मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन्होंने जो प्लान किया है तो वो फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले प्लानिंग किया होगा कि हमें कार बनाना चाहिए, लग्जरी कार। ठीक, तो अभी वो ये डिसाइड करेंगे कि मतलब वो यहाँ पर क्या करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लान को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जो भी प्लानिंग उन्होंने की है तो इस स्टेप में वो ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उस प्लान को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक, इस पॉइंट का इसलिए यहाँ पर लिखा है एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट प्लान, मतलब जो भी आपने प्लानिंग की है टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट था प्लानिंग पढ़ा था, उसमें जो भी टॉप लेवल मैनेजर प्लानिंग करता है इस पॉइंट में वो ये डिसाइड करेगा कि जो भी उन्होंने प्लानिंग किया है उसको हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक, अब वो क्या कहता है, फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, अब कैसे होना चाहिए, ठीक है, वर्किंग कैसी होनी चाहिए, वो ये सब डिसाइड करता है। और साथ साथ में वो ये डिसाइड करता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अथॉरिटी मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर पावर से, अथॉरिटी मतलब पावर, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ, अथॉरिटी मतलब पावर। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क। तो बेसिकली यहाँ पर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पावर और सबको कौन कौन सा काम कैसे कैसे देना चाहिए। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजिंग में ये काम करती है। राइट, ये सभी पॉइंट्स आप जरा आप मैं ये कहूंगा अच्छे से देखना, क्योंकि इसी रिलेटेड आपको केस स्टडी में पक्का पूछेगा। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग समझ में आ गया। स्टाफिंग की ओर आते हैं। स्टाफिंग, अब जी स्टाफिंग कौन करता है, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। कोऑर्डिनेशन आपको अगली लेक्चर्स में बताऊंगा, सो अभी क्या करना है, स्टाफिंग जान लीजिए। ये कौन करता है, बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक, चलिए इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अब तो जी हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या गया, प्लानिंग डिसाइड हो गई कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किससे करवाना है। सेकंड में उस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया और पावर और वर्क को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया। अब जी थर्ड स्टेप जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, ये क्या करता है, जितने भी पीपल है, रिक्रूट मतलब उनको कनेक्ट करता है, रिक्रूट मतलब कनेक्ट करना, रिक्रूट मतलब कनेक्ट करना। तो इस थर्ड स्टेप में मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को कनेक्ट करता है, पीपल को रिक्रूट करता है, पीपल को मतलब कनेक्ट करता है और उन्हें सिलेक्ट करता है, उन्हें अपॉइंट करता है, उन्हें क्या करता है, ड्यूटी देता है। मतलब वो बेसिकली पीपल को कनेक्ट करता है और उनसे चुनता है कि कौन सा पीपल हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और उनको जॉब देता है। ठीक, असाइन ड्यूटी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब जी उन्हें सिलेक्ट तो कर लिया, ड्यूटी भी दे दी, अब वो क्या करता है, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देता है। ठीक है, मतलब उन्हें वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये बताता है वो एम्प्लॉय को जिन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया है कि उससे कैसे काम करना चाहिए, और साथ ही साथ जैसी टाइम टू टाइम उनको क्या करता है, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए वो क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फोकस करता है कि उनके एम्प्लॉयज को क्या मिले, ट्रेनिंग मिलती रही और अच्छे से वो डेवलप होते रहे और एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन कर सके। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, डिसाइडिंग पेमेंट, प्रमोशन और इंक्रीमेंट एक्सेट्रा। ठीक, बेसिकली अब थर्ड पॉइंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि भाई जो भी एम्प्लॉय को उन्होंने सिलेक्ट किया और ड्यूटी दी है, उस एम्प्लॉय की पेमेंट क्या होनी चाहिए, उनका प्रमोशन कब होना चाहिए और इंक्रीमेंट आप सभी जानते हैं। इंक्रीमेंट मतलब
जी मतलब सैलरी तो डिसाइड कर लिया, अब सैलरी कब बढ़ेगी, बोनस कब मिलेगा, तो ये सारी चीजें इंक्रीमेंट में आ जाती है। ठीक, स्टाफिंग समझ में आ गया। अब डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो जी अब डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये दोनों काम कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैनेजर डिसाइड करता है, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर अपने वर्कर्स के ऊपर नजर रखता है। अब जी देखिए मैंने यहाँ पर हमारे प्यारे से फ्रेंड को लिया, रामलाल तो नहीं है जी, रामलाल तो जी अपना बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये है हमारा मुरारी लाल। ठीक है, ये क्या है? एक मुरारी लाल है। ठीक, तो जी मुरारी लाल क्या करता है? इस कंपनी के लिए काम करता है। अब जी इस कंपनी में ये मुरारी लाल क्या है? मैनेजर है। ठीक, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। तो ये क्या करता है बेचारा? हर वर्कर्स के ऊपर नजर रखता है। इसलिए मैं देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी आगे में ऐसे बना दिया कि भाई नजर रखता है जी अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। ठीक, तो वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज को देखता है कि भाई ना काम तो सही कर रहे हैं कि नहीं, जैसा कहा गया है वैसा कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, इसके साथ साथ ये क्या करता है? ये वर्कर से बात करता है, इनसे कोई भी प्रॉब्लम होती है इनसे पूछता है, इनको मोटिवेट करता है। तो ये सारी चीजें क्या करता है? मुरारी लाल करता है स्टेज में। तो मुरारी लाल क्या करता है? सुपरवाइज करता है अपने वर्कर्स को, क्या करता है? देखता है, उनको मोटिवेट करता है, उनसे बात करता है और उनको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक, तो जी ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती है और ये काम कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है डायरेक्टिंग का काम। अब जी फोर्थ पॉइंट, सॉरी लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग, ये भी काम कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक, अब जी यहाँ पर क्या करता है एक मैनेजर? लोअर लेवल मैनेजमेंट ये देखता है कि जी जो फर्स्ट स्टेप में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान किया था, और जी अभी आज के समय में जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली जो प्लान मतलब आप ऐसा समझिए, इसे यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा है प्लान परफॉर्मेंस, यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जी प्लान परफॉर्मेंस मतलब जी जो फर्स्ट है प्लानिंग में, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट जब डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो सारी चीजें प्लान परफॉर्मेंस कहलाती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आज के समय का परफॉर्मेंस बिजनेस का प्रेजेंट में कैसा है। तो बेसिकली क्या करता है, हर कंट्रोलिंग स्टेप में लोअर लेवल मैनेजमेंट ये क्या करता है? चेक करता है कि भाई जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग किया था और आज के समय जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है, क्या वो दोनों सेम है कि नहीं। मतलब जैसा आज का बिजनेस का परफॉर्मेंस जो उन्होंने प्लान किया था उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट वो देखता है, वो क्या करता है? मैच करता है दोनों को, जो प्लान परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करता है। अगर जी मैच कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मैच नहीं करेगा, तो वो क्या करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट अब जी देखता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो उन्होंने प्लान किया था उसके हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है। ठीक, तो बेसिकली वो क्या करता है? यहाँ पर मेजर करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ टेक टेक मेजर, मतलब जी वो क्या करता है? पहले देख लेता है कि परफॉर्मेंस अगर मैच नहीं हुआ तो वो क्या करता है? उसके लिए मेजर लेता है, कुछ स्टेप्स लेता है लोअर लेवल मैनेजमेंट कि भाई जो सो परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान कि जी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान के हिसाब से आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सो परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक, तो जी बहुत इजी कंसेप्ट है। और एक बार आपको बता दें कंट्रोलिंग में क्या होता है, हर लोअर लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जैसा प्लानिंग किए थे उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो मैच करता है। अगर मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है? मेजर्स लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन के आज को प्रेजेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसको प्लान सिस्टम के हिसाब से चला दे। ठीक, तो उसको परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान मैंने ये लिखा है। ठीक, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। हम लोग ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का टॉपिक। आप सभी को पिछले लेक्चर में बताया था कि कोऑर्डिनेशन भी एक तरीके का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसे भी मैंने फंक्शंस में भी इंक्लूड किया था, बिल्कुल सही किया था, क्योंकि और आपको रीजन भी बताया था शायद पिछले वाले लेक्चर में कि कोऑर्डिनेशन भी एक तरीके का फंक्शन ही है। ठीक, एक आपको एविडेंस शो किया था पेपर पे। ठीक, तो जी कोऑर्डिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाला है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपको फटाक से समझ में आ जाएगा बेसिकली कि कोऑर्डिनेशन में होता क्या है। राइट, चलिए देखिए यहाँ पर। अब जी अब मैं आप सभी को मिलाता हूँ मेरे प्यारे से फ्रेंड से, सभी जानते हैं रामलाल। राइट, रामलाल जी आप देख सकते हैं कि बेचारा के बाल पे कुछ ही बाल रह गए हैं, बाकी सारे बाल झड़ गए है ना। तो जी बेचारा रामलाल, अब एक दिन अब मैं बताता हूँ कि मिस्टर रामलाल जी क्या किए, अपना पहले वाले बिजनेस से बहुत परेशान हो गए। सो जी हमारे रामलाल ने सोचा यार चल यार एक नया बिजनेस चालू कर लेते हैं। ठीक, क्या करेगा यार, पहले वाले बिजनेस में बहुत दौड़ा भागी था। ठीक, दौड़ सुबह से चले जाता था बेचारा 7 बजे से लेकर पूरा 6 बजे आता था। अब जी शादी भी सुंदर वाइफ से कर लिया है, वाइफ भी बड़ी सुंदर है ना। अब जी जैसी घर में आता है वाइफ इसको काम दे देती है, और जी नहीं किया तो समझ लो
आप सभी समझ लो, नहीं किया, अपनी वाइफ की बात नहीं माना तो क्या हाल होगा, है ना। तो बेचारा जी बहुत थक गया, तो सोचा नहीं यार छोड़ बहुत पुराना वाला बिजनेस, अब तो जी नया बिजनेस चालू करना है। तो जी अब रामलाल ने सोचा कि मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को खोल देता हूँ। अब जी मिस्टर रामलाल ने ये तो चालू कर लिया, बिजनेस भी चालू कर दिया। अब मिस्टर रामलाल को पता है कि जी उन्हें फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वुड को काटना पड़ेगा, है ना। उसके बाद वो जो वुड की जो पीस है उसको काट के उससे फर्नीचर के लिए शेप देना पड़ेगा, फिर जी पॉलिश करना पड़ेगा, फिर उसे फाइनली एक फिनिशिंग टच देना पड़ेगा, तब जाके इसका फर्नीचर बनेगा। ठीक। तो जी बेचारा रामलाल इतना पहले ही पतला हो गया है, बाल पे भी 3 ही बाल है, और वो कब वो भी 3 चले जाए पता नहीं। ठीक है, अकेले तो कर नहीं सकता बेचारा, तो ये बंदा क्या करेगा, पर्सन रख लेगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ए क्या काम करेगा, वुड काटने का काम करेगा। बी काम क्या करेगा, जो भी वुड ए ने काटा है उस वुड को ज्वाइन करके एक फर्नीचर की इसमें शेप दे देगा। थर्ड पर्सन क्या करेगा, उसे पॉलिश करेगा, और फोर्थ पर्सन उसे फाइनली क्या करेगा, फिनिशिंग टच देगा। ठीक। तो जी मिस्टर रामलाल ने अपने बिजनेस के अंदर 4 लड़के लोग को रख लिया एज एन एम्प्लॉय, राइट। तो जी अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जी मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं कि अगर बी अपना काम करना चाहे लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, अगर जी फॉर एग्जाम्पल अगर ए अगर उसे वुड काट के देगा ही नहीं तब तक, मतलब अगर ए ने बी को अपना वुड काट के दिया ही नहीं तो जी तब तक बी क्या कर पाएगा, अपना काम कर नहीं पाएगा आगे। अगर वैसे ही बी ने अपना काम नहीं किया वैसे ही सी अपना काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर डी को काम करना हो, जब तक पॉलिशिंग नहीं होगी तब तक अपना डी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जी यहाँ पर हर जो बंदा है एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ए अपना काम करेगा तब बी काम कर पाएगा, जब बी काम कर पाएगा तो सी काम कर पाएगा, सी काम कर लेगा तो वो डी का काम कर पाएगा अपना, राइट। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर सब क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सब क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। देखिए ना, ये एक्टिविटी में क्या कर रहा है, ए अपना काम कर रहा है, जब तक ए अपना काम नहीं करेगा तब तक बेचारा बी अपना एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक। बी भी अपना एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वैसे सी भी अपना एक्टिविटी तब तक नहीं कर पाएगा जब तक बी अपना काम ना कर दे, वैसे ही डी का भी है। ठीक। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन मतलब समझना। सो डियर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, जैसे यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिखी है कोऑर्डिनेशन की, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटी को क्या करना, टुगेदर करना, ठीक है, कनेक्ट करना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टुगेदर मतलब होता है डियर यहाँ पर कनेक्ट, कनेक्ट करना, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, टुगेदर मतलब यहाँ पर कनेक्ट करना। ठीक। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये सारी एक्टिविटी को क्या कर देता है, मिला देता है, मिला देता है इन द सेंस ये सारी एक्टिविटी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। ठीक। तो जी यही चीज को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक। जैसे कि यहाँ पर हर बंदा अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है जी, जब तक ए अपना काम नहीं करेगा तब तक बी नहीं कर पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना देता है, अच्छा कनेक्टिविटी बना देता है कि ये दोनों अपना काम सब अच्छे से प्रॉपर वे में अपना अपना काम कर पाए। ठीक। कोई किसी को भी किसी के लिए वेट ना करना पड़े और हर एक्टिविटी अपने टाइम टू टाइम होती रहे और कंटिन्यू होती रहे। ठीक। तो जी यही प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मीनिंग में भी लिखा है, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब बिजनेस भी कह सकते हैं या फिर एक फर्म भी कह सकते हैं, राइट। तो जी यहाँ पर जैसे ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, हर एक्टिविटी अलग है, तो डिफरेंट एक्टिविटी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, ये एक्टिविटीज को क्या कहता है, ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब हर ये एक्टिविटी को क्या कर देता है, ब्रिंग टुगेदर कर देता है, मतलब कनेक्ट कर देता है। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सके और अच्छा रिजल्ट गेन कर सके, राइट। समझ में आ गया फंडा कोऑर्डिनेशन का, बहुत ही इजी फंडा है। तो जी आप सभी मेरे साथ बोलिए एक बार मीनिंग, कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज। अब जी यहाँ पर आपको आपके बुक में आप देखेंगे तो एक बहुत सा प्यारा सा वर्ड दिया गया है इसके लिए, सिंक्रोनाइज। मतलब होता है सिंक्रोनाइज मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब वो एक वर्ड ही है, वो यही कहता है कि अलग अलग एक्टिविटी को मिला देना। आप जरूर बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया, फंडा समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं हम लोग। तो जी कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट्स मतलब आप कह सकते हैं जोड़ना, ठीक है, ज्वाइंट करना, राइट। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिलेटेड एक्टिविटीज एंड डाइवर्स इंटरेस्ट आर गिवन कॉमन डायरेक्शन। अब जी ये एग्जांपल में भी देखिए कोऑर्डिनेशन हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी थी, तो ये सारी एक्टिविटी अलग है, अनरिलेटेड एक्टिविटीज है, ठीक है, हर एक्टिविटी अलग अलग है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज को जोड़ देता है। वैसे ही डाइवर्स इंटरेस्ट को क्या कर देता है, वो जोड़ देता है किसके टुवर्ड्स, कॉमन डायरेक्शन के टुवर्ड्स, ठीक है, कॉमन डायरेक्शन के टुवर्ड्स। अब जी सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब जी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन का जैसे बिग बाजार हो गया, राइट, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो
कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर डिपार्टमेंट को भी जोड़ के रखता है। क्रिएट बैलेंस मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देता है, जोड़ के रख देता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। प्लस कॉन्फ्लिक्ट, अब जी स्वाभाविक बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, तो ये क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है थ्रू कोऑर्डिनेशन, राइट। अब जी कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये क्या परवेसिव फंक्शन है, आपको ये हर जगह मिलेगा, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, प्रॉफिट बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, ठीक है, हर टाइप का बिजनेस, चाहे वो इंडिया का कोई बिजनेस हो या फिर चाहे कोई यूएसए का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब जी जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर मैनेजर्स। ये पॉइंट आपको नोटिस करना है कि कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, जी अब ये प्री प्लान फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्री प्लान फंक्शन होता है। अब जी हमको पता है कि ये इस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि ये सारी चीजों को, एक्टिविटीज को क्या करना है, टुगेदर करना है, तो ये क्या होता है, प्री प्लान होता है हर चीज। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा तो हमारे साथ एक बार आप सभी बोलिए, कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटीन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट प्रोसेस, ठीक। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन की। अब इसके इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो जी सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज। अब जी फॉर एग्जांपल जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो जी पीपल बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, तो जी कोऑर्डिनेशन की वहां पर हमें जरूरत पड़ती है। अब जी यहीं पर देख लीजिए, बेचारा हमारा रामलाल एक ही पर्सन है, इतने सारे एक्टिविटीज अकेले कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जी वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो वहां पर क्या हो जाती है, पीपल की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमारे रामलाल को भी क्या पड़ी, पीपल की जरूरत पड़ी क्योंकि इसका काम बढ़ गया, राइट। तो जी एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो होता है तो उसकी पीपल भी बढ़ते हैं, उसके साथ साथ वर्क भी बढ़ता है, तो हमारे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने इंक्रीज का साइन बढ़ा दिया है, राइट। अब जी स्पेशलाइजेशन, अब जी स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, अब जी स्पेशलाइजेशन का ध्यान से सुनिएगा। अब जी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक मैनेजर होता है, तो जी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, और जी वो हर मैनेजर को अपने इसमें ईगो होता है, हर अपने इसमें एक एटीट्यूड होता है कि भाई जो हमारा डिसीजन है, जो हम डिसीजन लेंगे वही डिसीजन क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक। हर मैनेजर यही अपने तरफ से यही सोचता है कि जो डिसीजन वो लेगा वही डिसीजन सबसे अच्छा होगा, ठीक। तो जी कभी कभी क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक के अलावा 2 मैनेजर्स होते हैं, ठीक। तो जी अब एक मैनेजर अपने से बोलेगा कि भाई ये काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, और दूसरा मैनेजर क्या करेगा कि ये जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो जी उनके बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो जी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनके झगड़े को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक। तो जी स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हर मैनेजर अपने इसमें स्पेशलाइज होता है, जो वो सोचता है वो उसके हिसाब से वो सही होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी 2 मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, कोऑर्डिनेशन कम कर देता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस का एक पार्ट है, एक पॉइंट है। अब जी थर्ड पॉइंट, अब जी फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। तो जी बेसिकली ये पॉइंट क्या कहता है कि जी हर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अपने साइज में बड़ा है, कोई अपने साइज में कम है, तो जी ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो इसलिए ये जो कोऑर्डिनेशन का ये जी पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंस में आता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का। तो ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं। पहला है ग्रोथ इन साइज, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जैसी ग्रो करता है तो पीपल भी बढ़ता है, वो काम भी बढ़ता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। स्पेशलाइजेशन सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो जी ये 3 पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा और ये 6 पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक बार मेरे साथ बोलिए। कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज को साथ में लाना, कनेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ठीक, कोऑर्डिनेशन भी एक तरीके का फंक्शन का ही पार्ट है, याद रखिएगा।